नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हिटलर का पागलपन और जुनून उसे आसमान की बुलंदी से ज़मीन पर पटक कर मारता है। ताकत का नशा और गुरूर जर्मनी के हंसते बसते मुल्क को कैसे खंडर बना देता है और कैसे हिटलर अपनी ही कौम का सबसे बड़ा मुजरिम बन जाता है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोस बआसानी मिल सकें। बरतानिया वो इकलौता मुल्क रह गया था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के आसपास के तकरीबन सारे ही मुल्कों पर अपना कब्जा जमा लिया था। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे ही मुल्क हिटलर के तसल्लुत में आ चुके थे। जनूब में इटली में भी एक डिक्टेटर का राज था जिसका नाम था मोसोलिनी। उसने भी हिटलर से इत्तेहाद बनाया हुआ था और अब दोनों डिक्टेटर्स एक साथ काम कर रहे थे। अगर बगौर जायजा लिया जाए तो 1940 में सिर्फ 3 ही बड़े मुल्क यूरोप के नक्शे पर नजर आते हैं: जर्मनी, सोवियत यूनियन और बरतानिया। जर्मनी और सोवियत यूनियन में भी एक अमन मुआहदा होने जा रहा था, तो इसलिए हिटलर को सोवियत यूनियन की तरफ से भी कोई बड़ा खतरा नहीं था। इस सारी बात का मकसद ये बताना था कि बरतानिया अब इकलौता मुल्क था जो जर्मनी के खिलाफ खड़ा था। दुनिया की दूसरी तरफ अमेरिका इस जंग में खुद को नहीं झोंकना चाहता था। इस सारी सूरत हाल में क्या तब्दीली आई कि हिटलर को शिकस्त हो गई, तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी कहानी इस वीडियो में। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 की इब्तिदा से लेकर एक लंबे अरसे तक जर्मन फौज मुकम्मल तौर पर हावी थी और बरतानिया हर लिहाज से हार रहा था। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर जानते थे कि जर्मनी की ताकतवर फौज के सामने आखिरकार बरतानिया को घुटने टेकने ही पड़ेंगे और आखिरकार विंस्टन चर्चिल, जो बरतानवी वजीर आजम थे, उन्हें हिटलर के साथ एक अमन मुआहदा साइन करना पड़ेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ही बरक्स। बरतानवी वजीर आजम पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और एक धुआंधार तकरीर करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बरतानिया और जर्मनी में कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हो सकता और जर्मनी के खिलाफ छिड़ी ये जंग अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। इस तकरीर के बाद हिटलर की आंखों में खून उतर आता है और हिटलर बरतानिया पर भी बाकी आसपास के मुल्कों की तरह कब्जा करने का इरादा बनाता है और हिटलर ऑपरेशन सी लाइन का ऐलान कर देता है। सोचो विचार शुरू होती है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम पर हमला किया जाए। जमीनी तौर पर यूनाइटेड किंगडम और जर्मन में कोई सरहद नहीं मिलती थी, तो जमीनी आर्मी तो ये हमला नहीं कर सकती और अगर बहरी हमला किया गया और समुद्री जहाजों से काम लिया गया तो बरतानिया की नेवी के पास एक मजबूत दिफाई सिस्टम है जो जर्मनी के जोड़ का है, तो बर्री और बहरी दोनों तरीकों से हमले की राय को मुस्तरद कर दिया जाता है। लंबी सोच के बाद फिजाई हमलों से बरतानिया पर हमला किए जाने की सलाह दी जाती है। जर्मन एयरफोर्स के पास लगभग 2600 लड़ाका एयरक्राफ्ट्स मौजूद थे, जबकि ब्रिटेन के पास सिर्फ 700 जंगी एयरक्राफ्ट्स थे। इसीलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर बरतानिया पर फिजाई हमला कर देता है। जर्मन हवाई जहाज पे दर पे बरतानिया पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन हमलों का मकसद ये था कि बरतानिया के जंगी जहाज़ों, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया जाए। बरतानवी एयरफोर्स, जो जर्मनी की ताकतवर एयरफोर्स के मुकाबले में 4 गुना छोटी थी, वो अपने मुल्क का दिफा करने की कोशिश करती है। एक बड़ी जंग होती है जिसमें बरतानिया को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता जर्मन दिन के साथ रात को भी पे दर पे हमले करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात 24 अगस्त 1940 को जर्मन तैयारे यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन पर जाकर कुछ बॉम्ब गिराते हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में सिविलियंस मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल बौखला जाते हैं कि ये कैसी जंग है जिसमें सिविलियंस को मारा जा रहा है। चुनाचे बरतानवी वजीर आजम भी ऐसा ही करने का कुछ इरादा करते हैं और बर्लिन के शहर पर बॉम्ब गिराए जाते हैं। जब जर्मन के दारुल हुकूमत बर्लिन पर बॉम्ब गिरते हैं तो हिटलर पूरे लंदन को तबाह बर्बाद करने के अहकामात जारी कर देता है। 15 सितंबर 1940 को हिटलर अपनी फिजाई आर्मी को ऑल आउट डिसाइसिव अटैक का ऑर्डर देता है। 1000 से ज्यादा फिजाई जेट एक ही वक्त में उड़ाए जाएं और एक ही वक्त में सारा काम तमाम कर दिया जाए। अंदाजा लगाइए और हैरान होइए उस नज़ारे पर जब आसमान पर 1000 फिजाई जेट उड़ रहे हों
और वो भी एक ही सिमत में, एक ही मकसद लिए। 1120 एयरक्राफ्ट्स उड़ा दिए गए, जिसमें 620 फाइटर त्यारे और 500 बॉम्बर त्यारे थे। बरतानिया अपनी एयरफोर्स को तैयार करता है जो कुल मिला के 650 एयरक्राफ्ट से भी कम पर थी। उस रोज आसमान में एक तारीखी लड़ाई लड़ी जाती है। बरतानिया की एयरफोर्स 60 के करीब जर्मन जहाजों को गिरा देती है और बरतानिया के अपने 29 जहाज जर्मन एयरफोर्स की बॉम्बिंग का निशाना बनते हैं। जी हाँ, बरतानिया कामयाबी के साथ जर्मन हमले को रोक लेता है। उस दिन को बरतानिया में बैटल ऑफ ब्रिटेन डे के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन जर्मन तगड़ी एयरफोर्स कैसे निस्बतन कमजोर बरतानवी एयरफोर्स के सामने लड़खड़ा गई? तो इस सवाल का जवाब बड़ा सीधा है। जर्मनी हमला करके सब कुछ तबाह करना चाहता था और बरतानिया के पास हर तरफ मौत के अलावा कुछ नहीं था। तो जब आपके चारों तरफ मौत हो तो फिर हमला करके फतह करने वाली फौज चाहे आपसे 4 गुना बड़ी हो, आपका जज्बा उससे कई हजार गुना बड़ा हो जाता है। और यही जज्बा बरतानिया की एयरफोर्स ने दिखाया कि उन्हें ये साफ नजर आ रहा था कि अगर हम ये जंग अपने जज्बे से भी आगे बढ़कर न लड़े तो फिर न मुल्क रहेगा और न ही जिंदगी। तो बस इसी जज्बे ने काम कर दिखाया। 15 सितंबर 1940 का यह दिन हिटलर की शिकस्त का पहला दिन था। हिटलर इस नाकाम ऑपरेशन के बाद कुछ अरसे के लिए रुकता है और यूनाइटेड किंगडम से अपनी खूनख्वार नजरें हटाकर सोवियत यूनियन की तरफ कर लेता है। अप्रैल 1941 में हंगरी, रोमानिया और बल्गारिया ने जर्मनी से इत्तेहाद कर लिया। यूगोस्लाविया और यूनान पर हिटलर पहले ही कब्जा कर चुका था। दूसरी तरफ इतालवी डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और यूनान को काबू करने में लगा हुआ था। लेकिन बरतानिया की फौजी ताकत के सामने इटली बहरहाल बेबस था और वह तन्हा बरतानवी फौज का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तो बरतानवी फौज को काबू करने के लिए हिटलर अपने जर्मन ट्रूप्स को इटली की मदद के लिए भेज देता है और इसी फौजी ताकत के जरिए वो यूगोस्लाविया और यूनान पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है और वो ये कि हिटलर अब बरतानवी फौज के साथ लड़ने में बिल्कुल भी संजीदा नहीं था। वो ब्रिटेन के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करना चाहता था। उसे लगता था कि क्यों ना सोवियत यूनियन पर अपनी पूरी तवज्जो रखी जाए, सोवियत यूनियन को हराया जाए और जब सोवियत यूनियन पर कब्जा हो जाएगा तो ब्रिटेन अपने आप उसके कदमों में होंगे। लेकिन सोवियत यूनियन पर हिटलर हमला करे क्यों? उनके साथ तो पहले ही एक अमन मुआहदा हो चुका था। तो इसके पीछे है हिटलर की आइडियोलॉजी। जी हाँ, हिटलर कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत करता था और दूसरी वजह थी सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा मुल्क होना। हिटलर के नजदीक अगर सोवियत्स पर कब्जा कर लिया जाता है तभी जर्मन पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा और सुपर पावर बन सकेगा। हिटलर खुद को पूरी दुनिया का बादशाह बनाना चाहता था। ताकत ने उसे सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया था। पैदर पे मुल्कों पर कब्जे और जीतती जंगों से उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो कुछ भी कर सकता है और पूरी दुनिया पर काबिज हो सकता है। लेकिन सोवियत पर हमला करना हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट आता है। हिटलर फ्रांस की तर्ज पर ही सोवियत को घेरना चाहता था। 22 जून 1941 को हिटलर 3 अतराफ से सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन की आर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके पास लगभग 20,000 टैंक्स थे जबकि जर्मन आर्मी के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन जर्मन टेक्नोलॉजी में सोवियत से कहीं ज्यादा बेहतर थे, इसलिए इस लड़ाई में भी बज़ाहिर जीत हिटलर की नजर आ रही थी। सोवियत यूनियन और बरतानिया इत्तेहाद करते हैं और यूं हिटलर के खिलाफ पहला इत्तेहाद बनता है और बरतानिया और सोवियत यूनियन मिलकर हिटलर को हराने का मंसूबा बनाते हैं और सोवियत की मदद के लिए बरतानिया ईरान के रास्ते अपने ट्रूप्स भेजने का प्लान बनाता है। लेकिन ईरान में मौजूद हुकूमत हिटलर की हामी होती है, चुनांचे बरतानिया और सोवियत मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस दौरान जर्मन फौज सोवियत यूनियन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर चुकी होती है और मॉस्को अब जर्मन फौज से सिर्फ 300 किलोमीटर ही दूर रह जाता है। इसी दौरान हिटलर और उसके साथी जनरल्स के दरमियान कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं और इन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से जर्मन फौज मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। अक्टूबर का महीना आ जाता है, सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगती है। इस ठंडे मौसम में सोवियत यूनियन की फौज का पलड़ा भारी होने लगता है क्योंकि वो इस सर्दी में लड़ने के आदी होते हैं, जबकि जर्मन फौज मौसम की इस शिद्दत से तकरीबन नावाकिफ होती है। दूसरी तरफ जापान की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो सोवियत यूनियन को वहां एक फायदा मिलता है।
और वो ये कि जापान और सोवियत यूनियन एक मुआहदा साइन करते हैं जिसमें एक दूसरे पर हमला न करने का मुआहदा किया जाता है और यूं जापान के बॉर्डर पर सोवियत आर्मी को हटा लिया जाता है और वही फौजी जो जापान के साथ जंग में मसरूफ थे उन्हें भी ईस्टर्न बॉर्डर से हटाकर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ लाया जाता है ताकि वो भी जर्मन फौज के खिलाफ लड़ सकें। नाज़रीन, दिसंबर 1941 में इस कहानी में एक मोड़ आता है और वो ये कि अचानक से जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर बगैर किसी वजह के हमला कर देता है। 2500 से ज्यादा अमेरिकी फौजी इस हमले में मारे जाते हैं। इस हमले से पहले तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कहीं भी नहीं था, बल्कि अमेरिका इस पर बाकायदा अपना बयान भी दे चुका था कि ये यूरोप का अपना मसला है, अमेरिका इस जंग में नहीं घुसेगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की यादें अभी तक अमेरिका के जहन में ताज़ा थीं। लेकिन जब जापान अमेरिका में घुसकर 2500 फौजियों को मार देता है तो अमेरिका के ख्यालात बदल जाते हैं और अमेरिका जापान के खिलाफ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाता है। अमेरिका उस इत्तेहाद का हिस्सा बनता है जिसमें पहले ही सोवियत यूनियन, बरतानिया और चाइना जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। इसी दौरान जापान थाईलैंड और कंबोडिया पर अपना कब्जा जमा लेता है। दूसरी तरफ हिटलर सोवियत यूनियन में घुसता चला जा रहा है और एक बड़े जमीनी हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेता है। नाज़रीन, इससे आगे क्या होता है और ये सारे इत्तेहादी कैसे जर्मनी और जापान को अपने घेरे में लाते हैं और फिर जर्मनी और जापान को तबाह व बर्बाद कर देते हैं, ये सब बताएंगे हम आपको अगली आने वाली इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।